हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है बेटा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सरस्वती एडुकेयर सेंटर पर। पिछले कुछ दिनों से बेटा जिस तरीके से आप लोगों का स्नेह मिल रहा है, ये मुझे और ज्यादा मोटिवेटेड कर रहा है कि मैं आप लोगों के लिए और भी ज्यादा अच्छी वीडियो बनाऊं। अगर अभी भी आपको मेरी वीडियोस में कुछ कमी लगती है बेटा, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं। तो बात करते हैं बेटा अपनी आज की क्लास की, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग जो है अपना ये हमारा जो यूनिट चल रहा है बेटा इकोनॉमिक्स 12th, ठीक है, जिसका नाम है डिटरमिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, उसका जो लास्ट चैप्टर है बेटा, लास्ट चैप्टर का नाम था प्रॉब्लम ऑफ डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड। उसकी लास्ट क्लास करेंगे बेटा। अब तक हम लोग इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं बेटा अबाउट द डेफिशिएंट डिमांड, उसके रीजन क्या है, उसके इकोनॉमी पे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस पड़ते हैं। इसके अलावा सेकंड क्लास में हम लोगों ने स्टडी कर लिया बेटा प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस डिमांड क्या है और एक्सेस डिमांड के पीछे रीजन क्या होते हैं और उसके इकोनॉमी पे क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस पड़ते हैं। दोनों को पढ़ने के बाद अब बेटा एक चीज तो हमें समझ में आ गई, नाइदर डेफिशिएंट डिमांड नॉर एक्सेस डिमांड इज गुड फॉर द इकोनॉमी, कि ना तो हमारी जो डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन है और ना ही एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है इकोनॉमी के लिए बेटा कोई भी अच्छी नहीं है। तो बेटा हमें क्या करना पड़ेगा, इन दोनों सिचुएशंस को हमें जल्दी से जल्दी कंट्रोल करना पड़ता है, ठीक है बेटा। तो उसके लिए हमारे पास कुछ टूल्स हैं, ठीक है, उसके कुछ तरीके हैं बेटा। तो आज की क्लास में हमें उन तरीकों को ही स्टडी करना है, ठीक है। तो सबसे पहला जो तरीका होता है बेटा वो होता है बजटरी या फिस्कल पॉलिसी, और दूसरा जो तरीका है बेटा इन सिचुएशंस को कंट्रोल करने का, दूसरी जो पॉलिसी है उसका नाम है बेटा मॉनेटरी पॉलिसी। तो जल्दी से स्टार्ट करते हुए सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ लेते हैं बजटरी और फिस्कल पॉलिसी। तो बेटा बात करते हैं सबसे पहले अपनी फिस्कल पॉलिसी के बारे में। फिस्कल पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी बेटा गवर्नमेंट की वो पॉलिसी होती है जिसमें गवर्नमेंट अपनी रिसीट्स यानी टैक्स वगैरह और अपने एक्सपेंडिचर में चेंज करके इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है, ठीक है बेटा। तो बजटरी पॉलिसी बेसिकली बिलोंग्स टू गवर्नमेंट बजट, कि किस तरीके से गवर्नमेंट अपने बजट में चेंज करके मींस अपने रिसीट्स और एक्सपेंडिचर की पॉलिसी में चेंज करके इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है। तो इसको बेटा हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, ठीक है। तो यहां पे सबसे पहले गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मेनली बेटा किस चीज पर किया जाता है, देखिए पब्लिक वेलफेयर प्रोग्राम, जैसे कि गवर्नमेंट ने बेटा रोड बनवा दिए, डैम्स बनवा दिए, फ्लाईओवर्स बनवा दिए। दूसरा एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड वेलफेयर प्रोग्राम, ठीक है। सरकार बेटा एजुकेशन पे भी खर्च करती है, हेल्थ पे भी खर्च करती है, अदर्स वेलफेयर प्रोग्राम्स पे भी खर्च करती है। इसके अलावा गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर होते हैं बेटा डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पर। और इसके बाद जो लास्ट पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है, मेन पार्ट ऑफ एक्सपेंडिचर है बेटा वो है सब्सिडी। गवर्नमेंट आल्सो स्पेंड लॉट ऑफ हिज रिसीट्स on providing subsidy to the producer to promote the level of output। तो बेटा गवर्नमेंट क्या करती है, देखिए गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं वो गवर्नमेंट के लिए खर्चे हैं, बट लोगों के लिए इनकम है, पब्लिक के लिए इनकम है। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ठीक है। यानी अगर गवर्नमेंट अपने खर्चे बढ़ाती है, ठीक है, गवर्नमेंट ज्यादा खर्चे करती है तो इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाती है, और अगर सरकार अपने खर्चों में कमी करेगी तो उससे इकोनॉमी में जो है मनी सप्लाई कम हो जाती है। तो इन्हीं चीज को ध्यान में रख के हमें इन दोनों सिचुएशंस में इसको डिस्कस करना है। तो सबसे पहले करते हैं बेटा एक्सेस डिमांड की बात। देखिए एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करेगी, अपने खर्चों में कमी कर देगी। एक्सेस डिमांड क्यों होती है बेटा, क्योंकि लोगों के पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है, इकोनॉमी हैव ऑलरेडी मोर परचेजिंग पावर, मोर मनी सप्लाई, गवर्नमेंट हैव टू रिड्यूस दिस मनी सप्लाई। तो उसमें गवर्नमेंट क्या करेगी बेटा एक्सेस डिमांड में, अपने एक्सपेंडिचर्स को डिक्रीज कर देगी, अपने एक्सपेंडिचर को
डिक्रीज कर देगी, क्योंकि गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर लोगों की इनकम बनती है, और जब सरकार अपने खर्चे कम करेगी तो इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी कम होगी, जिससे लोगों की परचेजिंग पावर में धीरे धीरे कमी आ जाएगी। ठीक है बेटा, अब बात करते हैं डेफिसिट डिमांड में। डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन क्या है? जिसमें पीपल हैव लैक ऑफ परचेजिंग पावर, मींस इकोनॉमी में मनी सप्लाई की कमी है। ठीक है, तो इसमें क्या करेगी बेटा गवर्नमेंट? अपने खर्चों को बढ़ा देगी, अपने खर्चों को बढ़ा देगी। गवर्नमेंट विल इंक्रीज देयर एक्सपेंडिचर, क्योंकि सरकार के जो खर्चे हैं वो लोगों की आय बनेगी। गवर्नमेंट ज्यादा खर्च करेगी बेटा, ज्यादा इन्वेस्ट करेगी इकोनॉमी में, इन कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, फ्लाईओवर्स, डैम्स। ठीक है, गवर्नमेंट एजुकेशन पे खर्च करेगी, ज्यादा स्कूल बनवाएगी, ताकि गवर्नमेंट का खर्चा लोगों की इनकम बनेगा, और उससे इकोनॉमी में जो डेफिसिट डिमांड है उसकी सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। तो ये था बेटा पहला पॉइंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब बात करते हैं गवर्नमेंट रिसीट्स की। अब रिसीट्स में इन्होंने सबसे पहला टैक्स बताया बेटा। व्हाट इज टैक्स? अ टैक्स इज अ कंपल्सरी पेमेंट बाय द इंडिविजुअल, फर्म और अदर इंस्टीट्यूट टू द गवर्नमेंट। यानी ये खर्चा है बेटा हाउस होल्ड के लिए, ये खर्चा है बेटा फर्म सेक्टर के लिए, ठीक है, जो उन्हें गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है और कंपलसरी है। तो टैक्स जो है बेटा लोगों की इकोनॉमी में रिड्यूसिंग परचेजिंग पावर को रिड्यूस करता है। इट रिड्यूस द लेवल ऑफ लिक्विडिटी। अगर गवर्नमेंट रेट ऑफ टैक्स बढ़ा देती है तो इसका मतलब है लोगों को अपनी इनकम में से पहले की तुलना में ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा रेट ऑफ टैक्स बढ़ता है इसका मतलब है उतनी इकोनॉमी से परचेजिंग पावर कम हो जाती है। ठीक है बेटा, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? अपने रेट ऑफ टैक्स को बढ़ा देती है, जिसकी वजह से लोगों को अपनी इनकम में से पहले की तुलना में ज्यादा टैक्स पे करना पड़ता है। ठीक है बेटा, और जब ज्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा तो इसका दूसरा मतलब है कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाएगी, और जब लोगों की परचेजिंग पावर कम होगी तो बेटा धीरे धीरे सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड कंट्रोल हो जाएगी। अब बात करते हैं बेटा डेफिसिट डिमांड में। डेफिसिट डिमांड का मतलब होता है इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम है, लोगों की परचेजिंग पावर कम है, गवर्नमेंट हैव टू इंक्रीज द परचेजिंग पावर। तो उस केस में गवर्नमेंट क्या करती है बेटा? रेट ऑफ टैक्स को डिक्रीज कर देती है, रेट ऑफ टैक्स को डिक्रीज कर देती है। मतलब भाई आप लोगों को पहले की तुलना में कम टैक्स देना है, इनकम आप अभी भी उतनी कमा रहे हो, बट अब जब आप कम टैक्स पे करोगे तो आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, आपके पास ज्यादा पैसा होगा, तो आप धीरे धीरे इकोनॉमी में लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड बढ़ा दोगे, जिससे कि डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। तो बेटा ये हो गए इसके दो कंपोनेंट। तीसरा है पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेब्ट। पब्लिक बोरोइंग या पब्लिक डेब्ट का मतलब है व्हेन गवर्नमेंट बोरो फ्रॉम द पब्लिक। समझिए, गवर्नमेंट अपने खर्चों को पूरा करने के लिए बेटा पब्लिक से भी बोरो करती है, और जब गवर्नमेंट पब्लिक से बोरो करती है तो उस केस में क्या होगा बेटा? पब्लिक का जो पैसा है वो गवर्नमेंट के पास चला जाता है, और इकोनॉमी में पब्लिक के पास परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो ये कब होनी चाहिए? आप खुद सोचिए बेटा, ये होगा कब? एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में। अगर इकोनॉमी में एक्सेस डिमांड है तो गवर्नमेंट क्या करती है? पब्लिक से बोरो करना शुरू कर देती है, यानी पब्लिक बोरोइंग्स इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, जिससे कि पब्लिक का पैसा गवर्नमेंट के पास चला जाता है, और पब्लिक के पास मनी सप्लाई लिक्विडिटी कम होगी, जिससे उनकी परचेजिंग पावर में कमी आएगी। ठीक है, और धीरे धीरे क्या होगा? इकोनॉमी में जो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन थी वो कंट्रोल हो जाएगी। जबकि डेफिसिट डिमांड में क्या होना चाहिए बेटा? पब्लिक बोरोइंग को रिड्यूस कर देना चाहिए, सरकार को जनता से लोन नहीं लेना चाहिए। ठीक है, जब सरकार जनता से लोन नहीं लेगी तो जनता के पास पैसा ज्यादा रहेगा, पब्लिक के पास पैसा ज्यादा रहेगा, जिनसे उनकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो इकोनॉमी में बेटा लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, और धीरे धीरे जो हमारी डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है वो कंट्रोल हो जाएगी। अब बात करते हैं हम लोग अपनी गवर्नमेंट की बजटरी पॉलिसी या फिस्कल पॉलिसी के लास्ट कंपोनेंट की, जिसका नाम है बेटा बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई। ठीक है, बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई को बेटा हम लोग डेफिसिट फाइनेंसिंग के नाम से भी जानते हैं, जिसका मतलब होता है घाटे की वित्त व्यवस्था। ये इसका मतलब ये तभी यूज होती है बेटा जब सरकार को घाटा हो रहा है, और ये सरकार के पास लास्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये पहली ऑप्शन नहीं है, ये सबसे लास्ट ऑप्शन है। जब सरकार को कहीं से भी लोन नहीं मिलता है तब सरकार जाके आरबीआई से बोरो
करती है। उसका एक रीजन होता है बेटा, सरकार जब आरबीआई से बोरो करेगी, ठीक है, तो इससे इकोनॉमी में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी, इससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। क्योंकि बेटा सरकार का आरबीआई के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट है कि अगर सरकार आरबीआई से न्यू करेंसी इशू कराएगी, बोरो करेगी, जिसको हम कहते हैं बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, न्यू करेंसी इशू करने को ही हम बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई कहते हैं बेटा, ठीक है। अगर सरकार आरबीआई से बोरो करती है, न्यू करेंसी इशू कराती है, तो उसको अपने पर्सनल खर्चों के लिए, जैसे अपने लोन की पेमेंट के लिए यूज नहीं कर सकती, सरकार को उस पैसे को इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जब सरकार इस पैसे को इकोनॉमी में इन्वेस्ट करेगी तो बेटा उससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, विच इंक्रीज द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल्स, ठीक है। और अगर परचेजिंग पावर बढ़ती है तो उससे इकोनॉमी में लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ जाएगा। और इफ ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेज वो बढ़ी हुई डिमांड नहीं बढ़ पाई तो बेटा वहां पे इन्फ्लेशनरी सिचुएशन आ जाती है। इसलिए सरकार इसको सबसे लास्ट सोर्स के रूप में यूज करती है। तो एक चीज तो आपको समझ में आ गई कि जब हम लोग आरबीआई से बोरो करेंगे, ठीक है, तो उससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ेगी, यानी लोगों की परचेजिंग पावर और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो वेरी ऑब्वियस ये हम लोग एक्सेस डिमांड में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में ऑलरेडी इकोनॉमी में मनी सप्लाई बहुत ज्यादा है, पीपल हैव मोर परचेजिंग पावर, हमें रिड्यूस करना है, बढ़ाना नहीं है। तो बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई बेटा डेफिसिट डिमांड में किया जाता है, यानी डेफिसिट डिमांड में आप इसको यूज करते हो, इंक्रीज करते हो मनी सप्लाई बाय बोरोइंग फ्रॉम आरबीआई, ठीक है। बट एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में हम इसको यूज नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में हमने आरबीआई से बोरो किया, न्यू करेंसी इशू कराई, तो बेटा उसको हमें इकोनॉमी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। और जब ये बेटा इकोनॉमी में इन्वेस्ट किया जाएगा तो उससे क्या होगा, इकोनॉमी में परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, मनी सप्लाई बढ़ जाएगी। ऑलरेडी एक्सेस डिमांड थी, मनी सप्लाई बढ़ती बेटा और ज्यादा परचेजिंग पावर बढ़ेगी और ज्यादा एग्रीगेट डिमांड बढ़ जाएगी, जिससे वर्स्ट कंडीशंस क्रिएट हो जाएगी, ठीक है बेटा। तो ये था आपका बजटरी या फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, जिसमें गवर्नमेंट अपने रिसीट्स यानी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसी में चेंज करके इकोनॉमी में स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करती है। अब बात करेंगे बेटा अपनी दूसरी पॉलिसी के बारे में, जिसका नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। तो बेटा अब हम लोग बात करते हैं अपनी दूसरी पॉलिसी के बारे में, जिसके थ्रू हम लोग इकोनॉमी में मनी सप्लाई या एक्सेस और डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल कर सकते हैं। बेटा उस दूसरी पॉलिसी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी। उस दूसरी पॉलिसी का नाम है मॉनेटरी पॉलिसी एंड इट इज रेगुलेटेड बाय द आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ आवर कंट्री। इसमें सेंट्रल बैंक के पास कुछ टूल्स होते हैं बेटा, जिसमें वो चेंज करके इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, ठीक है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने से क्या होता है बेटा, मनी सप्लाई को वो बढ़ा भी सकता है इनमें चेंज करके या फिर घटा भी सकता है। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस वो इन टूल्स में चेंज कर लेता है, जिससे कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई या तो बढ़ जाएगी या फिर घट जाएगी, एंड वी विल कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड और एक्सेस डिमांड। तो बात कर लेते हैं बेटा अपनी मॉनेटरी पॉलिसी के उन टूल्स की, जिनके थ्रू सेंट्रल बैंक आपकी एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल करता है, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले जो टूल है दैट इज बैंक रेट और रेपो रेट। बैंक रेट और रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट एट विच सेंट्रल बैंक प्रोवाइड लोन टू द कॉमर्शियल बैंक, ठीक है बेटा। और उसके बाद उसी रेट में कुछ और परसेंटेज बढ़ाकर कॉमर्शियल बैंक वही लोन, वही पैसा आगे पब्लिक को दे देता है, ठीक है बेटा। तो इस केस में सेंट्रल बैंक क्या करता है, एक्सेस डिमांड या डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए वो इस बैंक रेट या रेपो रेट में चेंज कर देता है। देखिए अगर सिचुएशन है बेटा एक्सेस डिमांड की, तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में सेंट्रल बैंक क्या करेगा, बैंक रेट या रेपो रेट को बढ़ा देगा। और जब सेंट्रल बैंक रेट या रेपो रेट को बढ़ाएगा तो उससे कॉमर्शियल बैंकों को पहले की तुलना में ज्यादा महंगा, ठीक है, लोन मिलेगा और वो उसको पब्लिक के लिए और महंगा कर देंगे, जिससे कि पब्लिक के लिए उस इन्वेस्टमेंट की, उस बोरोइंग की कॉस्ट
बढ़ जाएगी, जिसका मतलब है अब पब्लिक को पहले की तुलना में ज्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और ज्यादा इंटरेस्ट पे करने का मतलब है कि उतने ही इन्वेस्टमेंट में लोगों की इनकम कम हो जाएगी। इसको कहते हैं बेटा डियर क्रेडिट पॉलिसी, महंगी साख नीति। महंगी साख नीति का मतलब है कि लोन को महंगा कर दो पब्लिक के लिए। जब लोन पब्लिक के लिए महंगा होगा तो पब्लिक अपने आप ही लोन लेना कम कर देगी, और जब लोन कम लिया जाएगा तो इकोनॉमी में अपने आप ही लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, और जब लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होगा तो लेवल ऑफ इनकम भी अपने आप कम हो जाएगी। इनकम कम होगी तो परचेजिंग पावर भी कम हो जाएगी, और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी। तो इसलिए एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में सेंट्रल बैंक रेट या रेपो रेट को बढ़ा देता है, जबकि इसके ऑपोजिट अगर डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन है तो सेंट्रल बैंक क्या करेगा बेटा, बैंक रेट या रेपो रेट को सस्ता कर देगा, उस रेट को डिक्रीज कर देगा, जिसको कहते हैं बेटा चीपर क्रेडिट पॉलिसी, यानी सस्ती साख नीति। मतलब पब्लिक के लिए लोन महंगे की बजाय सस्ता कर दो। क्या कर दो, सस्ता कर दो, ठीक है। जिस रेट पे सेंट्रल बैंक पहले कॉमर्शियल बैंकों को लोन प्रोवाइड कर रहा था, अब उस रेट को और सस्ता कर दिया जाएगा ताकि कॉमर्शियल बैंकों को सस्ता मिले, और जब कॉमर्शियल बैंकों को सस्ता मिलेगा तो बेटा वो पब्लिक के लिए और सस्ता कर देंगे, और जब पब्लिक को सस्ता मिलेगा तो उनकी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, क्योंकि उन्हें कम इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो जिससे उनकी इनकम बढ़ जाएगी, और जब उनकी इनकम बढ़ेगी तो बेटा और ज्यादा वो इकोनॉमी में लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ाएंगे थ्रू बोरोइंग फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, ठीक है। और जब वो इन्वेस्टमेंट का लेवल बढ़ेगा तो इकोनॉमी में लोगों की इनकम भी बढ़ेगी, और इनकम के बढ़ने से लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, और जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो धीरे धीरे इकोनॉमी में लेवल ऑफ डिमांड बढ़ना शुरू हो जाएगा, जिससे कि डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है बेटा। दूसरा है रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, देखिए अब यहां पर बच्चे बहुत गलती करते हैं इसमें बेटा। रिवर्स रेपो रेट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट which central bank provide to the commercial bank on their deposit or surplus deposits, ठीक है। जब कॉमर्शियल बैंकों के पास सरप्लस मनी होती है, उनका पैसा लोग लोन लेने के लिए नहीं आ रहे हैं, तो उस कॉमर्शियल बैंक उसी पैसे को बेटा सेंट्रल बैंक के पास जमा करा देते हैं, और सेंट्रल बैंक उस पैसे पे कॉमर्शियल बैंकों को कुछ इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। इस इंटरेस्ट रेट का नाम है रिवर्स रेपो रेट, यानी इट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट विच इज प्रोवाइड बाय द सेंट्रल बैंक टू द कॉमर्शियल बैंक ऑन देयर सरप्लस डिपॉजिट, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं वो भी समझ लीजिए। बच्चे लिख देते हैं कि भाई सेंट्रल बैंक बोरो करता है, ठीक है, फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, और उस पे इंटरेस्ट देता है। नहीं बेटा, सेंट्रल बैंक नेवर कैन बोरो फ्रॉम द कॉमर्शियल बैंक्स, ठीक है। कभी भी पापा बेटा अपने बच्चों से उधार नहीं लेता है, और सेंट्रल बैंक इज द एपेक्स इंस्टीट्यूट ऑफ अ कंट्री, ठीक है, तो वो कभी भी उनसे बोरो नहीं लेगा, बल्कि उनके पास अगर सरप्लस मनी है तो वो उसको एक्सेप्ट करता है एज अ डिपॉजिट, और उन्हीं पैसे को वो दूसरे बैंकों को लोन के रूप में देता है, ठीक है, जिनके पास पैसे की कमी है और जिनके यहाँ लोन के लिए डिमांड ज्यादा है, तो वो वहां से इंटरेस्ट कमाता है, और उस इंटरेस्ट का एक हिस्सा, ठीक है बेटा, उन कॉमर्शियल बैंकों को देता है जिनके सरप्लस को उसने यूज किया है, और उसका नाम होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट का रिवर्स रेपो रेट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट में 0.5% का डिफरेंस होता है, इस चीज को भी आप ध्यान रखिएगा। रिवर्स रेपो रेट 0.5% कम देता है सेंट्रल बैंक, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर एक्सेस डिमांड की अगर बात करें तो एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में क्या होगा, सेंट्रल बैंक जो है बेटा रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगा। रिवर्स रेपो रेट के बढ़ाने का मतलब है कि सेंट्रल बैंक जो है कॉमर्शियल बैंकों को उनके डिपॉजिट पे पहले की तुलना में ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है, जिससे कॉमर्शियल बैंक अपना सरप्लस मनी सेंट्रल बैंक के पास जमा कराना शुरू कर देंगे, और कॉमर्शियल बैंकों की क्रेडिट कैपेसिटी कम हो जाएगी। डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन में क्या होगा बेटा, सेंट्रल बैंक जो है रिवर्स रेपो रेट को डिक्रीज कर देगा, ठीक है, यानी कि सेंट्रल बैंक उनको पहले की तुलना में कम इंटरेस्ट देगा उनकी सरप्लस मनी पे, उनके सरप्लस डिपॉजिट पे, जिससे सेंट्रल बैंकों के पास कॉमर्शियल बैंक कम पैसा जमा कराएं और कॉमर्शियल बैंक पब्लिक को ज्यादा लोन देना शुरू कर दें, जिससे कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ सके, और मनी सप्लाई बढ़ेगी तो डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगी।
फिर आता है बेटा ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन एक ऐसा टूल है बेटा जिसमें सेंट्रल बैंक ओपन मार्केट में पब्लिक को अपनी सिक्योरिटीज को बेचकर या अपनी सिक्योरिटीज को पब्लिक से खरीदकर इकोनॉमी में मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब ज्यादातर बच्चों को ये समझ नहीं आता बेटा यहाँ सिक्योरिटी का मतलब क्या है। सिक्योरिटी कुछ नहीं है बेटा, इट इज अ स्कीम ऑफ इन्वेस्टमेंट। ये स्कीम ऑफ इन्वेस्टमेंट है जिसपे सेंट्रल बैंक जो कि गवर्नमेंट के व्यापार सिक्योरिटीज को खरीदता और बेचता है, बैंकों से ज्यादा इंटरेस्ट प्रोवाइड करता है। उसकी वजह से क्या होता है, पब्लिक अपना पैसा बैंकों से निकालकर भी और जो उनके पास सरप्लस मनी है वो सेंट्रल बैंक की सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर देती है, जिससे कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई कम हो जाती है। यानी इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक क्या करता है बेटा, अपनी सिक्योरिटीज को ओपन मार्केट में पब्लिक को सेल करना शुरू कर देता है। सेल करने का मतलब है कि पब्लिक को वो सिक्योरिटी बेच देता है, यानी पब्लिक अपना पैसा इनकी सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देती है। ठीक है, जिससे कि कॉमर्शियल बैंकों की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाती है, और जब क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम होगी तो इकोनॉमी में लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, मनी सप्लाई धीरे धीरे कम हो जाएगी, और मनी सप्लाई धीरे धीरे कम होगी तो लोगों की इनकम भी कम होगी, और इनकम कम होगी तो डिमांड भी धीरे धीरे कम हो जाएगी, जिससे कि हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन पे कंट्रोल पा लेंगे। डेफिसिट डिमांड की बात करें, इकोनॉमी में डेफिसिट डिमांड कब होती है, व्हेन पीपल हैव लैक ऑफ परचेजिंग पावर। जब इकोनॉमी में पैसे की कमी है तो उस केस में बेटा सेंट्रल बैंक क्या करता है, पब्लिक से अपनी सिक्योरिटीज परचेज कर लेता है। ठीक है, और पब्लिक को उनका पैसा सिक्योरिटीज परचेज करने के बदले वापस कर देता है, यानी इकोनॉमी में मनी सप्लाई रिलीज कर देता है बेटा, जिससे कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाए, और जब लोगों की मनी सप्लाई बढ़ेगी इकोनॉमी तो परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो धीरे धीरे डिमांड लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा, एंड वी विल कंट्रोल दैट सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड। फिर आता है बेटा कैश रिजर्व रेशो, CRR। कैश रिजर्व रेशो इज दैट मिनिमम परसेंटेज which every commercial bank have to deposit with central bank out of their total demand deposit। जितना भी पैसा कॉमर्शियल बैंकों के पास डिमांड डिपॉजिट के रूप में आता है उसका एक मिनिमम परसेंटेज उनको बेटा सेंट्रल बैंक के पास रखना पड़ता है। उस परसेंटेज का नाम है कैश रिजर्व रेशो। जैसे कि मान लीजिए कैश रिजर्व रेशो 10% है, तो उस केस में अगर किसी बैंक में 10,000 रुपए आ रहा है तो उसमें से 1,000 रुपए उनको सेंट्रल बैंक के पास जमा कराना पड़ेगा, जिसको हम कहते हैं कैश रिजर्व रेशो। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड सेंट्रल बैंक क्या करता है बेटा, कैश रिजर्व रेशो यानी CRR के रेट को बढ़ा देता है। मतलब पहले आप 10% टोटल डिमांड डिपॉजिट का हमारे पास जमा करा रहे थे, अब आपको 15% जमा कराना पड़ेगा। यानी पहले 10,000 में से 1,000 करा रहे थे जमा, अब सेंट्रल बैंक के पास जमा कराना पड़ेगा 10,000 में से 1,500 रुपए। तो यहाँ पर बैंकों की 500 रुपए की क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी कम हो जाएगी, जिससे इकोनॉमी में मल्टीपल इफेक्ट पड़ेगा, और उनकी लोन देने की कैपेसिटी की वजह से इकोनॉमी में लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट भी कम हो जाएगा, और जब लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कम होगा तो इकोनॉमी में बेटा लेवल ऑफ इनकम भी कम हो जाएगा, और जब लेवल ऑफ इनकम कम होगा तो धीरे धीरे जो एग्रीगेट डिमांड का लेवल है वो भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरीके से हम एक्सेस डिमांड की सिचुएशन पे कंट्रोल पा लेंगे। डेफिसिट डिमांड में क्या करेगा बेटा, सेंट्रल बैंक जो है CRR के रेट को डिक्रीज कर देगा। CRR के रेट को डिक्रीज कर देगा मींस जहां पहले 10% सेंट्रल बैंक के पास जमा करा रहे थे, अब आपको 5% वहां जमा कराना पड़ेगा। तो कॉमर्शियल बैंकों के पास 5% अब सरप्लस मनी बचेगी, जिसको वो इकोनॉमी में लोन के रूप में लोगों को देना स्टार्ट कर देंगे, और उस 5% जो सरप्लस मनी है उसके मल्टीपल इफेक्ट पड़ेंगे बेटा, और इकोनॉमी में कई गुना ज्यादा मनी सप्लाई बढ़ जाएगी ड्यू टू मल्टीप्लायर इफेक्ट। ठीक है बेटा, और जब कई गुना मनी सप्लाई बढ़ेगी तो इकोनॉमी में लोगों की परचेजिंग पावर भी बढ़ जाएगी, और परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड भी बढ़ेगा, और धीरे धीरे डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। फिर आता है बेटा सैचुरेटरी लिक्विडिटी रेशो या फिर SLR। ये भी बेटा बिल्कुल CRR की तरह ही है, बट यहां पर हमें क्या करना पड़ता है, अपने टोटल डिमांड डिपॉजिट का एक मिनिमम परसेंटेज कॉमर्शियल बैंकों को अपने ही पास रखना पड़ता है लीगली। कानूनी रूप से वो जितना भी उनके पास डिमांड डिपॉजिट आता है उसका एक मिनिमम परसेंटेज अपने पास रखेंगे इन वे ऑफ लिक्विड असेट्स और गोल्ड।
ठीक है, उसको वो लोन नहीं दे सकते। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे सीआरआर था। ठीक है बेटा, सीआरआर में कॉमर्शियल बैंकों को सेंट्रल बैंक के पास जमा कराना पड़ता था, एसएलआर में वो अपने पास ही जमा कराते हैं। यानी अगर एक्सेस डिमांड की सिचुएशन है तो सेंट्रल बैंक क्या करता है बेटा, एसएलआर के रेट को बढ़ा देगा। एक्सेस डिमांड की सिचुएशन में एसएलआर के रेट को बढ़ा देगा, जिसका मतलब है कॉमर्शियल बैंकों को पहले की तुलना में ज्यादा परसेंट अपने पास रखना पड़ेगा, जिससे उनकी लोन देने की कैपेसिटी कम हो जाएगी और इकोनॉमी में मनी सप्लाई भी धीरे धीरे कम हो जाएगी और एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। और डेफिसिट डिमांड में ऑब्वियस सी बात है बेटा, इसको डिक्रीज कर दिया जाता है, यानी कि आपको अपने पास रखना है कम और पब्लिक को लोन देना है ज्यादा, जिससे कि इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़े और लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाए और डेफिसिट डिमांड की सिचुएशन को हम लोग कंट्रोल कर सके। इसके बाद आता है बेटा मार्जिन रिक्वायरमेंट। मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? मार्जिन रिक्वायरमेंट का मतलब होता है बेटा, ये क्या है, देखिए हम लोग जब किसी भी कॉमर्शियल बैंक से लोन लेने जाते हैं तो वहां पर हमें एक सिक्योरिटी जमा करानी पड़ती है। कॉमर्शियल बैंक कभी भी हमें उस सिक्योरिटी की फेस वैल्यू के बराबर लोन नहीं देता, बल्कि उसका कुछ परसेंट डिस्काउंट के रूप में काटता है। द रेट ऑफ डिस्काउंट, ठीक है, इज कॉल्ड मार्जिन रिक्वायरमेंट। ठीक है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द फेस वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी एंड द अमाउंट ऑफ लोन गिवन ऑन द बेसिस ऑफ दैट सिक्योरिटी। जैसे मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए की सिक्योरिटी कॉमर्शियल बैंक के पास गिरवी रखी, कॉमर्शियल बैंक ने आपको जो लोन दिया 1 लाख की सिक्योरिटी पे, वो दिया बेटा 80,000 का, 80,000 रुपए का। तो यहाँ पे 20% उसने डिस्काउंट काट लिया। तो ये जो 20% है बेटा, ये रेट ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट या फिर मार्जिन रिक्वायरमेंट है। ठीक है, अब अगर सिचुएशन है एक्सेस डिमांड की, तो सेंट्रल बैंक क्या करता है बेटा, रेट ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट को बढ़ा देता है। यानी जहां पे आप पहले 1 लाख रुपए पे 80,000 लोन दे रहे थे, 20% रेट ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट था, अब आप 70,000 कर दीजिए, यानी रेट ऑफ मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ा के 30% कर दीजिए, जिससे कि उतनी सिक्योरिटी पे उनको कम पैसा मिलेगा, और जब कम पैसा मिलेगा तो इकोनॉमी में पैसा भी कम इन्वेस्टमेंट होगा, और जब कम इन्वेस्ट होगा तो लोगों की इनकम भी कम होनी शुरू हो जाएगी पहले की तुलना में, जिससे कि धीरे धीरे एक्सेस डिमांड की सिचुएशन कंट्रोल हो जाएगी। और अगर डेफिसिट डिमांड है तो बेटा उस केस में सेंट्रल बैंक क्या करता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट के रेट को डिक्रीज कर देता है, उसको घटा देता है कि भाई आपको जो है यहाँ पे पहले की तुलना में ज्यादा लोन देना है। पहले आप 20% डिस्काउंट काट रहे थे, अब आपको केवल 10% डिस्काउंट काटना है, यानी फेस वैल्यू का 10% आपको ज्यादा लोन के रूप में देना है। जो वो 10% ज्यादा दिया जाएगा तो बेटा उससे इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ जाएगी, और जब मनी सप्लाई बढ़ेगी तो लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लेवल ऑफ इनकम बढ़ेगा, तो लोगों की एग्रीगेट डिमांड, परचेजिंग पावर भी बढ़नी शुरू हो जाएगी, और वी विल कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड। उसके बाद आता है बेटा क्रेडिट राशनिंग। राशनिंग का मतलब होता है टू फिक्स अ कोटा, कि भैया इससे ज्यादा किसी को भी लोन नहीं देना है, कोटा फिक्स कर दिया जाता है। ये किया जाता है बेटा इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। ठीक है, एक्सेस डिमांड में क्रेडिट राशनिंग की जाती है, मतलब कोटा फिक्स कर दिया जाता है कि किसी को भी इससे ज्यादा अमाउंट का लोन नहीं देना है। जिसकी ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसको भी कम लोन मिलता है, तो धीरे धीरे इकोनॉमी में अपने आप की लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट कम हो जाता है। बट अगर सिचुएशन है डेफिसिट डिमांड की, तो यहां पर बेटा लिबरल पॉलिसी फॉलो की जाती है। लिबरल का मतलब है कि बड़े दिल वाले बनो, और जिसको जितना पैसा चाहिए इकोनॉमी में इन्वेस्ट करने के लिए, उसको उतना ही पैसा लोन के रूप में दे दो। ये सेंट्रल बैंक की गाइडलाइंस होती है टू द कॉमर्शियल बैंक। ठीक है, और जब ऐसी गाइडलाइंस होगी तो कॉमर्शियल बैंक सबको लोन देना स्टार्ट कर देता है, जिसका जितनी रिक्वायरमेंट है वो उतना लोन ले सकता है। उससे इकोनॉमी में लेवल ऑफ इनकम, लेवल ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाता है, एंड वी विल कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ डेफिसिट डिमांड। इसके बाद बेटा एक और पॉइंट है जो मैंने यहां पर नहीं लिखा, उसका नाम है मोरल ससेशन। मोरल ससेशन का मतलब होता है नैतिक दबाव। जिस तरीके से बेटा कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को किसी काम को करने या ना करने के लिए प्रेशराइज कर सकता है, ऐसे ही सेंट्रल बैंक इज एन एपेक्स बैंक ऑफ अ कंट्री। वो कॉमर्शियल बैंकों को मनी सप्लाई बढ़ाने या फिर कम करने के लिए उनके ऊपर प्रेशर बनाता है, जिसको हम कहते हैं
मोरल ससेशन, नैतिक दबाव बनाता है, वो उनको गाइड करता है, उनको इंस्ट्रक्शन देता है कि भाई इस टाइम पर अपने आपको इकोनॉमी में मनी सप्लाई बढ़ानी है या फिर इस टाइम पर आपको इकोनॉमी में मनी सप्लाई को घटाना है। और जो सेंट्रल बैंक की गाइडलाइंस को फॉलो नहीं करता है रिगार्डिंग मनी सप्लाई कंट्रोल, ठीक है, सेंट्रल बैंक कैन टेक डायरेक्ट एक्शन अगेंस्ट दोज काइंड ऑफ बैंक। तो इस तरीके से भी सेंट्रल बैंक जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल रेगुलेट कर सकता है टू कंट्रोल द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड। ठीक है बेटा, तो ये था आपका सारा किस चैप्टर के बारे में बेटा, प्रॉब्लम ऑफ एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड। ये इसकी बेटा आज लास्ट क्लास थी, हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया, बल्कि पूरी यूनिट कंप्लीट हो गई। आई होप आप लोगों को बेटा अच्छे से मैं समझा पाया हूंगा। फिर भी अगर आपको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही हैं तो आप लोग प्लीज कमेंट जरूर करें, ठीक है। अब मिलते हैं बेटा अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड नाइट, टेक केयर।